विजय ने इसके सीने पर पाँव रख के राइफल इसकी पेशानी से लगा दी और शफाक लहजे में बोला, तूने हमारी ताकत का बहुत गलत अंदाज़ा लगाया। तू हमारी ही ठिकाने पर आकर हम ही को धमकी दे रहा था। बोल, कैसे मरना पसंद करेगा, राइफल की गोली से या मेरे हाथों से? राइफल वाले की हालत गैर हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो चंद लम्हों का मेहमान हो। ये भी बहुत बड़ी बात थी कि वो होश में था, वरना जिस बेदर्दी से विजय ने इसे मारा था, अगर किसी बैल या घोड़े को मारा होता तो वो भी हलाक हो जाता। अभी वो राइफल वाले से बात कर ही रहा था कि तैमूर ने बिजली की सी तेजी से झपट कर राइफल विजय के हाथ से छीन ली। फिर पीछे हटकर इसने राइफल दोनों सिरों से हाथों में पकड़ ली और इसे घुटने पर मार के दरमियान से तोड़ दिया। ये सब एक सेकंड के अंदर अंदर हो गया। दूसरे लम्हे इसने विजय पर छलांग लगाई और इसे रुकेता हुआ दूर तक ले गया। नहीं तैमूर, मैंने चीख कर इसे आवाज़ दी, रुक जाओ, मगर तैमूर ने शायद मेरी आवाज़ सुनी ही नहीं। इस पर इस किस्म का जुनून कभी कभी ही तारी होता था। ऐसा लग रहा था जैसे वो विजय को ख़त्म कर देना चाहता है। मैंने महसूस किया कि विजय सिर्फ अपना दफा कर रहा है, हमला नहीं कर रहा। फिर देखते ही देखते तैमूर ने टक्कर मार के विजय को लहूलुहान कर दिया। मैं आगे बढ़ के दोनों के दरमियान हाइल हो गया और तैमूर को पीछे धकेल कर बोला, क्या हो गया है तुम्हें? मेरी आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही। विजय की नाक से खून बह रहा था। तैमूर की टक्कर से इसके होंठ भी फट गए थे, मगर हैरत अंगेज तौर पर वो पुरसुकून था। मैं देखता हूँ ये कितना बड़ा फाइटर है, तैमूर बिफर कर बोला। आखिर अचानक हुआ क्या? मैं झिंझिला कर बोला। ये लोग समझते हैं कि हमें अपनी कैद में रख सकते हैं, तैमूर ने कहा। इनसे हम बाद में भी निमट सकते हैं। फौरी तौर पर तो इस खतरे से निमटना होगा जो हमारी सरों पर मंडला रहा है। ये आदमी जो राइफल लिए दंदनाता चला आया है, तुम्हारे ख्याल में यहाँ तनहा नहीं आया होगा, इसके मजीद साथी भी होंगे। बहुत देर में होश आया मिस्टर कामरान, राइफल वाले ने हाँफते हुए कहा। वो अभी तक ज़मीन पर पड़ा था। इस बंगले को चारों तरफ से घेर लिया गया है और तुम में से एक आदमी भी बचकर नहीं निकल सकता। अभी तेरे होश ठिकाने नहीं आए, विजय ने तलखी से कहा। अब तेरी जुबान से एक लफ्ज़ भी निकला तो जुबान ही गद्दी से खींच लूँगा। विजय, तुम कुछ आदमियों को छत पर भेजो ताकि वो इर्द गिर्द का जायज़ा ले सकें, हुमायूं मिर्ज़ा ने कहा। मैं प्रकाश को बाहर भेजता हूँ, वो बाहर से बंगले का जायज़ा लेकर आएगा। किसी भी आदमी को बाहर भेजने में जल्दबाजी मत करो, हुमायूं मिर्ज़ा, मैंने कहा। पहले ये मालूम करो कि इतने लोगों की मौजूदगी में ये मरदूद यहाँ राइफल समेत आया कैसे? मेरी बात सुनकर हुमायूं मिर्ज़ा बुरी तरह चौंक उठा और पुरख्याल अंदाज में बोला, हाँ विजय, ये अंदर कैसे आया? ये मेरी ही डील का नतीजा है बॉस, विजय ने नज़रें झुकाकर जवाब दिया। क्या मतलब? हुमायूं मिर्ज़ा फाड़ खाने वाले लहजे में बोला। ये मोहन का दोस्त है, विजय ने कहा। अक्सर इसके पास आता रहता है, इसलिए मैंने इस पर कोई रोक टोक नहीं की, मगर यहाँ तक पहुँचने के लिए तो आई एम सॉरी बॉस, विजय ने नदामत भरे लहजे में कहा। जब मैं ही इसके आने पर रोक टोक नहीं करता था तो दूसरे लोग कैसे कर सकते थे? अब तुम जाके ज़रा मोहन की खैरियत मालूम करो, मैंने चौंक कर कहा। बाहर से ये राइफल लेकर नहीं आया होगा, बल्कि इसने यहीं किसी से छीनी होगी। तुम ठीक कहते हो, हुमायूं मिर्ज़ा ने भी मेरी तायद की। इसके हाथ में राइफल होती तो सिक्योरिटी वाले इसे किसी कीमत पर अंदर दाखिल न होने देते। फिर वो कुछ सोच कर बोला, और देने वाले ने इसे राइफल गिफ्ट तो नहीं की होगी? हुमायूं मिर्ज़ा अचानक खड़ा हो गया और सर्द लहजे में बोला, तुम्हारी गफलत से अगर मेरे एक आदमी को भी नुकसान पहुंचा तो तुम भी नहीं रहोगे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैन। शट अप, हुमायूं मिर्ज़ा बुरी तरह धाड़ा। तुम यहीं खड़े रहो, मैं देखता हूँ। ये कहकर वो तेज़ कदमों से बाहर निकला। राइफल लेकर आने वाला उठने की कोशिश कर रहा था, मगर उठ नहीं पा रहा था। शायद इसकी कोई हड्डी वगैरह टूट गई थी। विजय शदीद टेंशन में था। वो अचानक राइफल वाले की तरफ मुड़ा और बोला, मुझे सच सच बताना गोपाल, तुमने वो राइफल कहाँ से ली थी? वो तो अभी मालूम ही हो जाएगा, वो कराहते हुए बोला। इसमें सच या झूठ बोलने से क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा, विजय चीख कर बोला। ज़िंदगी और मौत का फ़र्क पड़ेगा। अगर तूने किसी आदमी को नुकसान पहुंचाया है तो बॉस मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। मरने से पहले कम से कम मैं तुझे ज़रूर ठिकाने लगा दूंगा। गोपाल का चेहरा एकदम तारीक हो गया। अब शायद अब तक ज़िंदगी का यकीन था। इसका मतलब यही था कि इसने किसी आदमी को हलाक ज़रूर किया है। चंद मिनट बाद हुमायूं मिर्ज़ा लौट आया। वो अकेला नहीं था, बल्कि इसके साथ दो आदमी और थे। इन दोनों के चेहरों पर वही वहशत और दरिंदगी थी। दोनों के सर घुटे हुए थे, ताकतवर जिस्म गेंडे की तरह मजबूत थे। इनमें से एक के हाथ गैर मामूली तौर पर बड़े थे। वो दोनों रोबोट्स की तरह खामोशी से एक तरफ खड़े हो गए। हुमायूं मिर्ज़ा का गुस्से की शिद्दत से चेहरा मसख हो रहा था। इसने गज़बनाक लहजे में कहा, विजय, तेरी वजह से मेरे दो बेहतरीन आदमी मर गए हैं। अब तेरे जिंदा रहने का कोई जवाब नहीं। फिर वो मुड़कर अपने साथ आने वाले गंजों से मुखातिब हुआ, मैं इसे तुम लोगों के हवाले कर रहा हूँ। अपना बचाओ इसका हक है। अब ये इसकी किस्मत है कि ये जिंदा रहे या तुम दोनों। ओके बॉस, इन दोनों ने कहा और कीनातोज़ नज़रों से विजय को घूरने लगे। एक मिनट बॉस, विजय जल्दी से बोला। मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं इस हरामजादे गोपाल को अपने हाथों से ख़त्म करना चाहता हूँ। नहीं, हुमायूं मिर्ज़ा ने इनकार कर दिया। मैं भी इससे पूछताछ करना चाहता हूँ
क्या तुम अपने मजीद 2 आदमी ज़ाया करना चाहते हो? मैंने हुमायूं मिर्ज़ा से कहा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि विजय इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हुमायूं मिर्ज़ा मेरी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, तुम इन दोनों को क्या समझते हो? इसका इशारा गंजों की तरफ था। इनमें से एक ही विजय जैसे 10 फाइटर्स पर भारी है। मैं नहीं मान सकता, मैंने कहा। और अगर ऐसा भी है तो ये कहाँ का इंसाफ है कि 20 आदमियों को एक आदमी से लड़ाया जाए? अगर इनमें से एक ही काफ़ी है तो फिर 2 आदमियों की क्या ज़रूरत है? न जाने क्यों मुझे विजय से हमदर्दी हो गई थी। चलो यूं ही सही, हुमायूं मिर्ज़ा ने कहा। फिर वो इस गंजे की तरफ मुड़ा जिसके हाथ गैर मामूली तौर पर बड़े थे। बिला मुबालगा वो अपने एक हाथ से मेरे दोनों हाथ पकड़ सकता था। रंगू हुमायूं मिर्ज़ा इससे मुखातिब हुआ। अब तो अकेला इसे मारेगा और यहीं इन लोगों के सामने मारेगा। ओके बॉस, रंगू ने झुककर अदब से कहा। हुमायूं मिर्ज़ा इस लम्हे मुझे पुलिस कमिश्नर की बजाय किसी दहशतगर्द तंजीम का लीडर लग रहा था जिसकी नज़रों में इंसानी ज़िंदगी की कोई वक़्त नहीं थी। रंगू ने अचानक विजय पर छलांग लगाई मगर अपनी ही जोर में दूर तक भागता चला गया क्योंकि विजय फुर्ती से एक तरफ हट गया। इस दफ़ा इसने अपने पैर थपला लिए थे, इसलिए बचने के बावजूद विजय इसके फैले हुए पैर की जद में आ गया और उलट कर पीछे गिरा। मगर गिरते गिरते इसने रंगू की टांग पकड़ के घसीट ली। रंगू हाथों के बल जमीन पर गिरा, फिर हाथों ही पर दौड़ता हुआ वहां से दूर निकल गया। फिर वो बंदर की तरह कलाबाजियां खाता हुआ विजय की तरफ बढ़ा मगर चंद कदम के फासले पर रुक गया। विजय गौर से इसके पैरों का जायजा ले रहा था। फिर रंगू यूं ही हरकत में आया। विजय हवा में उछला और रंगू के सीने और चेहरे पर जोरदार किक्स लगाने में कामयाब हो गया। रंगू लड़खड़ा कर रह गया। रंगू के हलक से खौफनाक किस्म की गुर्राहट बुलंद हुई और इसने झपट कर विजय की गर्दन दबोच ली। मैंने देखा कि रंगू सिर्फ एक पैर पर खड़ा था, इसका दूसरा पैर नकारा हो चुका था। विजय ने पूरी कुव्वत से इसके पेट में घुटना मारा। वो कर्बनाक अंदाज में गुर्राता हुआ पीछे हटा तो विजय ने इसके मुंह पर किक मारी। फिर ताबड़तोड़ कई राउंड किक्स मार कर इसका चेहरा बिगाड़ दिया। फैसला कुन वार विजय ने इसके दूसरे घुटने पर किया। रंगू कटे हुए दरख्त की तरह धम से फर्श पर गिरा तो विजय ने उछल कर दोनों पैरों में इसकी गर्दन फंसा ली। ये शायद इसका मखसूस दाव था क्योंकि यही दाव इसने मुझ पर भी आजमाया था। फिर इसने झुककर दोनों हाथों से इसके कांधों के जोड़ों को इतनी खौफनाक ज़रब लगाई कि रंगू मछली की तरह तड़पने लगा। बॉस की इजाज़त हो तो मैं इसकी गर्दन तोड़ दूँ, इसके लहजे में तंज था। इससे पहले कि हुमायूं मिर्ज़ा कोई जवाब देता दूसरा गंजा गोया उड़ता हुआ विजय की तरफ बढ़ा। नो मैं झपट कर विजय के सामने आ गया। गंजा रुककर हुमायूं मिर्ज़ा की तरफ देखने लगा। गोया पूछ रहा हो इसे भी ठिकाने लगा दूं? अपने अल्फाज पर कायम रहो हुमायूं मिर्ज़ा, मैंने तलख लहजे में कहा। तुम्हारे 10 आदमियों को तो विजय ने अदमुआ कर दिया है, अब क्या चाहते हो? मैं भी अपने अल्फाज पर कायम हूँ, हुमायूं मिर्ज़ा ने कहा। मैं विजय की मौत का फैसला सुना चुका हूँ मगर वो कंडीशनल था। विजय को अपनी जान बचाने का हक तो है ना, मैं इसे कब रोक रहा हूँ जान बचाने से? हुमायूं मिर्ज़ा ने सर्द लहजे में कहा। पीछे हटो, मैं बराह रास्त गंजे से मुखातिब हुआ, वरना मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि दूसरों के लिए इबरत बनकर रह जाओगे। इसके बावजूद वो पीछे नहीं हटा तो मैंने इसके मुंह पर इतना जोरदार थप्पड़ मारा कि वो उलट कर फर्श पर जा गिरा। गंजा बिजली के कौंधे की तरह लपक के उठ खड़ा हुआ। वो मुझ पर हमला ही करना चाहता था कि हुमायूं मिर्ज़ा चीख कर बोला, रुक जाओ। गंजा रोबोट की तरह साकित हो गया। ओके कामरान, हुमायूं मिर्ज़ा गहरा सांस लेकर बोला, ये पहला मौका है कि तुम्हारे कहने पर विजय को माफ़ कर रहा हूँ। थैंक यू, मैंने कहा। फिर चौंक कर बोला, गोपाल बता रहा था कि बंगले को इसके आदमियों ने घेर लिया है और तुम इन झगड़ों में उलझे हुए हो। अब इस बंगले में परिंदा पर भी नहीं मार सकता। हुमायूं मिर्ज़ा ने जवाब दिया, ये बंगला नाकाबिले तस्खीर है। इसके मेन गेट और बाउंड्री वॉल के ऊपर लगे हुए खारदार तारों में 440 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है और मैंने सारे कुत्ते खोलने का हुक्म दे दिया है और बंगले के मुख्तलिफ हिस्सों में मुसल्ली गार्ड मौजूद हैं। विजय की हमाकत से गोपाल यहाँ घुस आया है, वरना ये मुमकिन नहीं है, वो हंस कर बोला। बहरहाल अब विजय तुम्हारी डिस्पोजल में है, तुम कहोगे तो ये तुम्हारे साथ रहेगा, वरना इसे मैं यहीं रखूँगा, मगर कम अज़ कम 1 साल तक इसे कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपूंगा। ठीक है, फिर ये मेरे ही साथ रहेगा, मैंने हंस कर कहा। हुमायूं मिर्ज़ा गंजे रोबोट से मुखातिब हुआ, रंगू को यहाँ से ले जाओ और इसे फ़र्स्ट एड दो। गोपाल को भी फ़र्स्ट एड की ज़रूरत है। फिर वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ। खासी एक्सरसाइज हो गई है, मेरे ख्याल में कॉफ़ी के साथ कुछ खा लिया जाए। मुझे कॉफ़ी की बिल्कुल तलब नहीं है, बस फौरी तौर पर यहाँ से निकलना चाहता हूँ। कामरान प्लीज़, हुमायूं मिर्ज़ा खुशामदाना लहजे में बोला, अपनी ज़िद छोड़ दो। तुम यहाँ कैदी नहीं हो, बाहर तुम्हारी जान को ख़तरा है। ये जो इस बंगले को लोगों ने घेर रखा है सिर्फ तुम्हारी वजह से है, वो तुम्हारी जान के दर पे हैं। मेरी दुश्मन तो हुकूमतें भी हैं, हुमायूं मिर्ज़ा में तलख लहजे में बोला। तो क्या मैं किसी बिल में छुप कर ज़िंदगी गुजारूँ? तुम आखिर मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? हुमायूं मिर्ज़ा झिंझला गया। अच्छा चलो यही बता दो कि वो कौन लोग हैं और मुझसे क्या चाहते हैं। मैंने पूछा, मुझसे दुश्मनी का कोई जवाब तो ज़रूर होगा। तुम्हें जब ये मालूम होगा कि वो लोग मेरे दुश्मन हैं तो ये भी ज़रूर जानते होगे कि वो लोग कौन हैं और मेरे दुश्मन क्यों हैं। मैंने हुमायूं मिर्ज़ा की आंखों में देखते हुए कहा।
मेरे सवाल पर वो नज़रें चुराने लगा, फिर झिझक कर बोला, वो यहाँ की बहुत बड़ी माफिया के लोग हैं और इन लोगों का, इनकी माफिया का कोई नाम तो होगा। मैं सर्द लहजे में बोला। फिर तैमूर से मुखातिब हुआ, चलो तैमूर, यहाँ मजीद वक्त ज़ाया करना नहीं चाहता। तैमूर और कांता एकदम तैयार हो गए। अचानक मुझे इस सामान का ख्याल आया जो हमारी गाड़ी में था। हुमायूं मिर्ज़ा ने कहा कि मैंने गाड़ी सर्विस के लिए भेज दी है, मगर मुझे यकीन था कि इसकी बात में सदाकत नहीं है। मुझे वहाँ रोकने के लिए इसने झूठ बोला था। मैंने हुमायूं मिर्ज़ा से कहा, मुझे अपनी गाड़ी भी चाहिए। तुमने जाने का फ़ैसला कर ही लिया है तो सुनो, बम्बई के खान और सेठ दाऊद इब्राहिम दोनों ही को तुम्हारी तलाश है। फिर भी माकूल आदमी है खान साहब, मगर दाऊद इब्राहिम से किसी चीज़ की तवक्का मत रखना। मैं किसी से कोई तवक्का क्यों रखूँगा, मैं उलझ कर बोला। इसलिए कि यहाँ से निकलते इन दोनों में से किसी के आदमी तुम्हें उठा लेंगे और अपना काम निकालना चाहेंगे। मुझे उठाएंगे और मैं उठ जाऊँगा। मैंने तलख लहजे में कहा, वही काम तुम भी तो कर रहे हो, मुझे भी अपने ही मतलब से रोक रहे हो। खान साहब ने भी हर मुश्किल और आड़े वक़्त में मेरा साथ दिया है। इन्हें मेरी ज़रूरत हुई तो मैं इनकार नहीं करूँगा। यही मैं नहीं चाहता। हुमायूं मिर्ज़ा चीख कर बोला, तुम्हें तिजारती मकसद के हसूल की खातिर खान साहब इस्तेमाल करेंगे। मुझे तुम अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हो हुमायूं मिर्ज़ा? मेरा नाम कामरान है और मैं अच्छा बुरा खुद समझता हूँ। मैं हंस कर बोला, अच्छा बाकी बाहर वो लोग हैं तो फिर मुझे कोई ख़तरा नहीं है, वो तो मुझे ज़िंदा और सही सलामत ले जाएंगे। मेरी गाड़ी निकलवाओ। हुमायूं मिर्ज़ा ने गोया हथियार डाल दिया और बोला, इसके बावजूद तुम्हें दाऊद इब्राहिम से होशियार रहना होगा। वो सफाक आदमी है और पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। मालूमात का शुक्रिया, मैंने सपाट लहजे में कहा, और इन बातों पर ध्यान रखूंगा। मैं तुम्हारी गाड़ी पोर्च में मंगा लेता हूँ, तुम्हारा बैग भी इसमें मौजूद है। फिर इसने कमरे से अपने किसी आदमी को गाड़ी लाने की हिदायत की और कमरे में आ गया। इमरान साहब, विजय ने झिझकते हुए कहा, अगर एतराज़ ना हो तो मुझे 20 साल ले चलें। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, मगर तुम्हारे बॉस को ज़रूर होगा। मैंने हंस कर कहा, मैं इसके लिए नाकारा हो चुका हूँ। यूँ भी उन्होंने आपको डिस्पोजल पर दे दिया है, इन्हें भला क्या एतराज़ होगा। अगर ये बात है तो चलो, मैंने हंस कर कहा, मगर ये बात जहन में रखना कि हम तफरीह के लिए किसी हिल स्टेशन पर नहीं जा रहे। हमारे तो दिन रात मौत से लड़ते हुए गुजरते हैं। हमारा रास्ता बहुत कठिन है। मैं जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, विजय ने कहा। मैं भी कोई नवाबजादा नहीं हूँ, ना मेरा बाप कोई सनतकार है। मेरी ज़िंदगी भी झोंपड़ियों और फुटपाथ पर गुजरी है। मैं हर किस्म की सख्ती झेलने का आदी हूँ। मुझे भला क्या तकलीफ़ होगी। गाड़ी पोर्च में पहुंचा दी है बॉस। हुमायूं मिर्ज़ा के आदमी ने आकर इतला दी। मैं चाहता था कि कांता यहीं रुक जाए। मैं इसे अपने साथ मौत के मुंह में नहीं ले जाना चाहता था। मैं ये भी जानता था कि वो किसी कीमत पर नहीं रुकेगी, मगर मैंने ये सोचकर कांता से बात करने का फ़ैसला कर लिया कि शायद वो मान नहीं जाए। कांता, मेरा ख्याल है कि अपना ख्याल अपने पास रखो। इसने गोया मेरे ख्यालात पढ़ लिए। जो कुछ कहना हो गाड़ी में कहना। ठीक है, मैंने तवील सांस लेकर कहा, चलो तैमूर। हम दरवाजे की तरफ बढ़े तो हुमायूं मिर्ज़ा ने कहा, तुमसे मुलाकात की क्या सूरत हाल होगी कामरान? ये तो हालात पर मुनहसिर है, जिंदा रहा तो ज़रूर मिलूंगा। वैसे मैंने यहाँ का टेलीफोन नंबर ले लिया है, खुद ही तुमसे रब्ता कर लूँगा। फिर मुझे कांता का चचा याद आ गया। मैंने हुमायूं मिर्ज़ा से कहा, कांता के चचा को इस वक्त तक मत छोड़ना जब तक हमारी तरफ से कोई हिदायत न मिले। खुदा हाफिज़। मैंने हुमायूं मिर्ज़ा से गर्म जोशी के साथ हाथ मिलाया और हम लोग कमरे से बाहर आ गए। हमारी गाड़ी पोर्च में मौजूद थी। ड्राइविंग के लिए तैमूर आगे बढ़ा, मगर मैंने इसे रोक दिया और विजय से कहा कि गाड़ी तुम ड्राइव करो, क्योंकि यहाँ के रास्तों से तुम ज़्यादा वाकिफ़ हो। विजय ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। तैमूर इसके साथ पैसेंजर सीट पर था। मैं और कांता पिछली सीट पर बैठ गए। असले का बैग गाड़ी में मौजूद था। मैंने बैग खोलकर ताकतवर किस्म के 2 देसी बम निकाल लिए। बकौल हुमायूं मिर्ज़ा के वो लोग बंगले से निकलते ही हमें पकड़ने की कोशिश करेंगे। तैमूर के हाथ में मुझे 7 mm की दूरमार राइफल दिखाई दे रही थी। शायद हुमायूं मिर्ज़ा के किसी आदमी ने वो राइफल तैमूर को ला कर दी थी। विजय के पास रिपीटर था जो इसने अपनी गोद में रख लिया था। मैंने भी तय कर लिया था कि वो खान साहब के आदमी हों या दाऊद इब्राहिम के। अगर उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश की तो पूरी कुव्वत से मुज़ाहमत करूँगा। हुमायूं मिर्ज़ा गाड़ी तक मुझे सी ऑफ करने आया था। इसने अफसरदा लहजे में कहा, मैंने तो तुमसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता कर ली थी और तुम। इसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। तुम्हें शायद मेरे बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं है। मैंने सर्द लहजे में कहा, अगर तुम पहले ही मुझे एतमाद में ले लेते तो मैं तुम्हारी बात मान लेता। जो लोग मुझ पर एतबार नहीं करते, मैं भी इन पर एतबार नहीं करता। अब भी तुमने शायद मुझे ये सोच कर जाने की इजाज़त दी है कि बाहर निकलते ही हम लोग मारे जाएंगे, है ना यही बात? हुमायूं मिर्ज़ा गड़बड़ा कर रह गया और जल्दी से बोला,
ऐसी बात तो नहीं है, मैं तो मुझसे नज़रें मत चुराओ हुमायूं मिर्ज़ा, मेरा लहजा तलख हो गया। अगर ये बात ना होती तो तुम विजय को कभी मेरे साथ न भेजते। विजय यहाँ की एक एक बात से वाकिफ़ है, तुमने इसे मेरे साथ जाने की इजाज़त कैसे दे दी? यही मेरी सच्चाई का सबूत है कि मैं तुम पे एतबार करता हूँ। हुमायूं मिर्ज़ा जल्दी से बोला। तुम कुछ भी कहो, मैंने कहा, मगर तुम्हारी इस पूरे सेटअप में एक मिस्ट्री है। तुम वो नहीं हो जो बज़ाहिर नज़र आते हो। मुझे तुमने अपना साथी समझा होता तो सब कुछ साफ साफ बता दिया होता। फिर मैं विजय से मुखातिब हुआ। चलो विजय। इसने गाड़ी स्टार्ट की तो चौकीदार ने फ़ौरन गेट खोल दिया। विजय ने गाड़ी गेट की तरफ बढ़ाई तो मैंने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है विजय, हमलावर किस सिमत में होंगे? अगर वो वाकई मौजूद हुए तो फिर लेफ़्ट साइड पर होंगे, क्योंकि राइट साइड पर छुपने की कोई जगह नहीं है। लेफ़्ट साइड पर हमारे बंगले के बराबर वाले प्लॉट खाली हैं और इसमें ऊंची ऊंची झाड़ियाँ उगी हुई हैं। इस प्लाट के बिल्कुल सामने एक अधूरा बना हुआ मकान है जो मुद्दतों इसी तरह पड़ा है। शायद मालिक मुल्क से बाहर है या फिर इसके पास इतना वक्त ही नहीं कि वो मकान तमीर कराए। तो फिर राइट साइड से निकल चलो, मैंने कहा। विजय ने बाहर निकलते ही गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और बोला, मुमकिन है इस तरफ भी वो लोग मौजूद हों, क्योंकि यहाँ से 1 किलोमीटर के फासले पर वो आसिफ ज़दा मकान है जो गुज़श्ता 5 बरस से खाली पड़ा है। मैंने एहतियात के तौर पर दस्ती बम हाथ में पकड़ लिया था, दूसरे हाथ में रिवॉल्वर था। एक रिवॉल्वर कांता के हाथ में भी दे दिया था। वह अजीबो गरीब लड़की थी, इस सूरत हाल से ज़रा बराबर भी खौफज़दा नहीं थी और यूं बैठी थी जैसे हम पिकनिक पर जा रहे हैं। तैमूर चीते की तरह चुकन्ने अंदाज में जायज़ा ले रहा था। फिर मुझे एहसास हुआ कि हम कई किलोमीटर दूर निकल आए हैं और अब तक कहीं से गोली भी नहीं चली। अभी मैं ये सोच रहा था कि पीछे से गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी। 2-3 गोलियां उचटती हुई गाड़ी की विंडो स्क्रीन पर लगी। मेरे कहे बगैर विजय ने एकदम स्पीड बढ़ा दी। मैंने घूमकर देखा, फायरिंग पीछे आने वाली सड़क की एक कैरी वैन से हो रही है। मैंने तैमूर से राइफल लेकर इसका बट मारकर गाड़ी का पिछला शीशा तोड़ दिया। फिर मैंने नाल बाहर निकाल कर विजय से कहा, गाड़ी की स्पीड कम कर दो। मैंने पिछली गाड़ी के ड्राइवर का निशाना लेना चाहा था। गाड़ी की रफ्तार जो ही कम हुई, कैरी हमारी कुछ और नज़दीक आ गई। मैंने ड्राइवर का निशाना लिया और ट्रिगर दबा दिया। दूसरे ही लम्हे मैंने ड्राइवर को पीछे की तरफ उलटते देखा। इसके साथ ही कैरी बेकाबू होकर बाएं तरफ एक बंगले की दीवार के साथ टकरा गई। स्पीड बढ़ाओ, मैंने चीख कर कहा। विजय ने एकदम स्पीड बढ़ा दी। गाड़ी हवा से बातें करने लगी। कांता इस दौरान में सीट पर बिखरे हुए शीशे के टुकड़े साफ कर चुकी थी। कुछ दूर आने के बाद विजय ने मुझसे कहा, लगता है गोपाल ने आपसे ब्लफ किया था कि बंगले के आसपास कोई आदमी मौजूद है, बाहर सिर्फ 1 या 2 गाड़ियां होंगी। फिर वो चौंक कर बोला, क्या वो लोग आपको पहचानते हैं? खान साहब के बेशतर आदमी मुझे पहचानते हैं। इब्राहिम से कभी मेरा सामना नहीं हुआ, मुमकिन है इसके आदमी भी मुझे पहचानते हों। पुलिस और अंडरग्राउंड माफिया में तो बहुत लोग मुझे पहचानते हैं। फिर मैं चौंक कर बोला, मगर ये बताओ कि गोपाल किसका आदमी है? इस कमबख्त ने तो आज तक ये भनक भी न पड़ने दी कि इसका ताल्लुक किसी गैंग से भी है। विजय ने जवाब दिया, अगर मुझे शुबा भी हो जाता कि वो किसी गैंग का आदमी है तो बहुत पहले मेरे हाथों से मारा जाता। हैरत की बात है, मैंने तंजिया लहजे में कहा, वो तुम्हारी नज़रों से तो बच गया, मगर वहाँ और दूसरे लोग भी तो थे। कोई इसकी असलियत से वाकिफ़ नहीं था। इसकी एक ही वजह हो सकती है। तैमूर ने पहली दफ़ा ज़ुबान खोली। मेरा ख्याल है कि गोपाल बहुत छोटे दर्जे का आदमी था। छोटे लोगों को कब कोई पहचानता है? तैमूर की बात ही दुरुस्त हो सकती थी, मगर ये सवाल भी मौजूद था कि गोपाल किसका आदमी था। मेरा अंदाज़ा, बल्कि अंदाज़ा क्या, यकीन था कि वो दाऊद इब्राहिम का आदमी है। खान साहब के आदमी अव्वल तो बराह रास्त बंगले में घुसने की कोशिश न करते, फिर वो मेरी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग नहीं कर सकते थे। खान साहब या इनका कोई आदमी पहले हुमायूं मिर्ज़ा से रब्ता करता। इसके इनकार पर वो लोग कोई कार्रवाई करते और मुझे बंगले से निकाल ले जाते। ये हरकत दाऊद इब्राहिम की ही हो सकती थी। मुझे यकीन है कि हम पर दाऊद इब्राहिम के आदमियों ने हमला किया था। मैंने कहा, अगर आपको यकीन है तो फिर दाऊद इब्राहिम के आदमी एक ही दफ़ा में मायूस नहीं हो जाएंगे, वो हम पर दोबारा हमला करेंगे। मुझे 100% यकीन है, मैंने जवाब दिया। खान साहब का कोई आदमी मुझ पर अंधाधुंध फायरिंग नहीं कर सकता। वो लोग फौरी तौर पर दोबारा शायद ये हमला करें। मेरा ख्याल है कि इस वक्त इसके पास वही एक गाड़ी थी। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। फिर सर से टक कर बोला, वो लोग दोबारा हमला करें भी तो क्या प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम सर, विजय हंस कर बोला। कांता बहुत देर से मुझे टिकटिकी बांधे देख रही थी। मैंने इसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुराने लगी। क्या बात है कांता? मैंने हंस कर पूछा। तुम हंस क्यों रही हो? बस मेरा दिल चाह रहा है हंसने को, कांता ने बच्चों की तरह कहा। क्या हंसने पर भी बंदिश है? मेरे एक मामू थे रिश्ते के, तैमूर मुस्कुरा कर बोला। वो भी बैठे बैठे हंसने लगते थे। ममानी पूछती थी कि हंसते क्यों हैं, तो वो भी यही जवाब देते थे। आखिर ये हुआ कि इंतकाल पागल खाने में हुआ। ममानी का? कांता जल्दी से बोली। ममानी का नहीं बल्कि मामू का, तैमूर ने हंस कर कहा। कांता ने इसकी पीठ पर जोरदार धप लगा और बोली, तुमने मुझे पागल कहा? मेरी क्या मजाल कि मैं तुम्हें पागल कहूँ? तैमूर संजीदगी से बोला। वैसे ये अलामात ख़तरनाक हैं। हम इस वक्त ज़िंदगी और मौत के दरमियान
दरमियान मुअल्लक हैं और तुम परेशान होने के बजाय हंस रही हो। परेशान होने से क्या खतरा टल जाएगा? कांता भी संजीदा हो गई। फिर कामरान मेरे साथ है तो परेशानी कैसी? अल्लाह कामरान पर रहम करे। तैमूर ने तवील सांस लेकर कहा, ये लड़की इसे ले डूबेगी। फिर वो जल्दी से बोला, अब इसी बात पर कहीं देगा मुश्ती मत शुरू कर देना। अचानक पीछे से एक सियाह मर्सिडीज हॉर्न बजाती हुई नमदार हुई और तेजी से हमारी तरफ बढ़ी। मैंने घूम कर देखा तो बुरी तरह चौंक उठा। मर्सिडीज में सवार अफराद के चेहरे तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे, मगर राइफलों की झलक नजर आ गई थी। गाड़ी साइड में लेकर इस मर्सिडीज को रास्ता दो, मैंने विजय से कहा। जब वो हमें ओवरटेक करने लगे तो एकदम ब्रेक लगा देना। विजय के साथ साथ तैमूर ने भी चौंक कर मुझे देखा। मुझे राइफल लोड करते देखकर वो दोनों भी अपने हथियार संभालने लगे। मर्सिडीज हॉर्न बजाती हुई ऐन हमारी गाड़ी की पुश्त पर पहुंच गई। मेरी हिदायत के मुताबिक विजय ने गाड़ी साइड में कर ली थी और मर्सिडीज को ओवरटेक करने का इशारा किया। मर्सिडीज तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ी और चंद लम्हे तक हमारे साथ दौड़ती रही। फिर विजय ने गाड़ी की रफ्तार कम की और एकदम ब्रेक लगा दिए। गाड़ी अचानक रुकने से जोरदार झटका लगा, मगर हम में से किसी को नुकसान न पहुंचा क्योंकि हम सब इसके लिए पहले ही तैयार थे। अभी हम संभलने भी न पाए थे कि जोरदार धमाका हुआ और पीछे से आने वाली एक फिएस्ट रुकते रुकते भी हमारी गाड़ी से टकरा गई। इसे एक नौजवान ड्राइव कर रहा था और खूबसूरत सी एक लड़की इसके साथ बैठी हुई थी। वो दोनों बिल्कुल महफूज थे, अलबत्ता गाड़ी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा होगा। नौजवान बिखरे हुए अंदाज में गाड़ी से उतरा तो मैंने फुर्ती से राइफल पायदान पर डाल दी और ख़ुद भी नीचे उतरा। मुझे इस नौजवान की ज़्यादा फिक्र नहीं थी, इसे तो कुछ दे दिलाकर और माजरत करके रुख्सत किया जा सकता था, मगर परेशानी की असल वजह वो मर्सिडीज़ थी जो कुछ फासले पर जाकर रुक गई थी और इसके भी दरवाजे खुल रहे थे। गाड़ी क्या नशे में चला रहा है? नौजवान नज़दीक आकर विजय पर बरस पड़ा। मेरी गाड़ी का सत्यानाश कर दिया। लड़की भी दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आई और चीख कर बोली, मैं इन सबको जेल में सड़वा दूंगी। गाड़ी चलाना नहीं आती तो रोड पर लेकर ही क्यों आते हैं? गलती आपके ड्राइवर की है। मैंने खालिस अमेरिकन लहजे में इंग्लिश बोलने का मुजाहिरा किया। मैंने जानबूझकर इस नौजवान को ड्राइवर कहकर मुखातिब किया था। गाड़ी इसने पीछे से हिट की है, ये तो थाने चल के मालूम होगा कि गलती किसकी है। लड़की नखुवत भरे लहजे में बोली, मेरा अंदाज़ा था कि इसका बाप भाई या कोई नज़दीकी रिश्तेदार पुलिस ऑफिसर है, कौन ले जाएगा हमें थाने? कांता हकारत से बोली, वो न जाने कब उतर के वहाँ आ गई थी। मैं इस नौजवान और लड़की की तरफ मुतवज्जा नहीं था, मेरा ध्यान तो इस मर्सिडीज़ की तरफ था। फिर मर्सिडीज़ में से जो शख्स बरामद हुआ, इसे देखकर मारे खुशी के मैं उछल पड़ा। वो एहसान था, वही एहसान जो खान साहब का ख़ास आदमी था और मुझे अच्छे मियाँ के घर से लेकर आया था। इसे देखकर मेरे जहन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। मैंने इसे आंख मारी और इस नौजवान जोड़े की तरफ पूरी तरह मुतवज्जा हो गया। मुझे तैमूर और विजय की तरफ से ख़तरा था कि कहीं वो एहसान को कोई नुकसान न पहुंचा दे। मैंने झुककर आहिस्ता से विजय को मुखातिब किया, परेशानी की कोई बात नहीं है, मर्सिडीज़ वाले दोस्त हैं। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।